हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है एग्जाम टाइम सीरीज, जिसमें हम राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के सभी टॉपिक्स को रिवीजन के रूप में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक विचारधाराओं का पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अनुउदारवाद, समाजवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद व नारीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो साथियों, ये वीडियो सीरीज आप सभी की एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल साबित होगा और ये एग्जाम टाइम सीरीज जो है, एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट रिवीजन के रूप में आप सभी लोगों के लिए तैयार की गई है, जो एग्जाम में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं एग्जाम टाइम सीरीज का वीडियो नंबर 7 और उसके अंतर्गत पढ़ते हैं राजनीतिक विचारधाराओं को। दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले पढ़ते हैं अनुउदारवाद यानी अनुदारवाद राजनीतिक विचारधारा के बारे में। सबसे पहले अनुदारवाद, जिसे कंजर्वेशन कहते हैं, की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंजर्वेटिज्म से हुई है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना तथा सुरक्षित रखना, तथा फ्रेंच शब्द कंजर्वेचर से हुई है। और अनुदारवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन या विचारधारा है जो धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक मामलों में रूढ़ियों व परंपराओं को महत्व देते हुए आमूल चूल परिवर्तनों का विरोध करता है। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि अनुदारवाद जो शब्द है वो कंजर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है और कंजर्वेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंजर्वेटिज्म से हुई है और जिसका अर्थ होता है रक्षा करना तथा सुरक्षित रखना। वहीं फ्रेंच भाषा का एक शब्द है कंजरवेचर, इसको भी अनुदारवाद का उत्पत्तिक शब्द माना जाता है। अब बात कर लेते हैं रूढ़िवाद के बारे में। तो रूढ़िवाद को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो परंपरागत रूढ़िवाद, दूसरा है आधुनिक रूढ़िवाद। परंपरागत रूढ़िवाद के अंतर्गत यथास्थिति के ये लोग समर्थक होते हैं, यानी जो रूढ़ियां प्रथाएं समाज में चल रही उनको यथास्थिति बनाए रखने के लिए बात करते हैं। और आधुनिक रूढ़िवादी जो हैं, ये सीमित परिवर्तनों के साथ सुधारों का भी समर्थन करते हैं। H.S. ह्यूग के अनुसार रूढ़िवाद विचारधारा का निषेध है, अर्थात कोई भी विचारधारा वर्तमान स्थिति में किसी न किसी तय रह के परिवर्तन पर बल देती है, पर रूढ़िवाद यथास्थिति को जिंदा रखना चाहता है। रूढ़िवाद की मान्यताएं कौन कौन सी हैं? तो रूढ़िवाद जो है परंपराओं व रूढ़ियों पर बल देता है, क्योंकि ये लंबे विकास का परिणाम होती है तथा इनकी उपयोगिता साबित हो चुकी होती है। दूसरा पॉइंट है यथास्थितिवादी विचारधारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और तीसरा पॉइंट है तर्कवाद का बहिष्करण किया गया है रूढ़िवाद में। चौथा पॉइंट है श्रेणी तंत्री यानी पदसोपानी समाज व्यवस्था का ये समर्थन करता है। और पांचवा है निजी संपत्ति की संस्था का पूर्ण समर्थन तथा आय, संपदा व हैसियत की प्रचलित विषमताओं को बनाए रखने के पक्षधर में है रूढ़िवाद। अब बात करते हैं रूढ़िवाद का विकास कैसे हुआ। तो 1660 से 1688 के बीच राजतंत्र समर्थक टोरी, जहां ब्रिटिश रूढ़िवाद के शुरुआती समर्थक थे, वहीं हुइंग संसदीय संप्रभुता व उदारवाद के समर्थक थे। 1680 में प्रकाशित रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पुस्तक राजतंत्र व रूढ़िवाद के समर्थन में ही थी। 1950 के दशक के बाद से यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी यानी अनुदारवादी विचारधारा की समर्थक मानी जाती है। विशेषकर रोनाल्ड रीगन व बुश सीनियर को अनुदारवाद व न्यू राइट का समर्थक माना जाता है। भारत में शिवसेना, अकाली दल तथा दक्षिणपंथी दलों को रूढ़िवादी समर्थित दल कह सकते हैं। रूढ़िवाद का बौद्धिक विकास देखते हैं तो अरस्तु, प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने विचारों में रूढ़िवाद की शुरुआती झलक देखने को मिलती है। आधुनिक रूढ़िवादी ब्रिटिश विचारक रिचर्ड हुकर, डेविड ह्यूम, एडमंड बर्क, सैमुअल टेलर, बेंजामिन डिज़राइली और डेविड ह्यूम जो 1711 से 1776 तक रहे। इनके आधुनिक युग में ह्यूम को रूढ़िवाद का एक प्रमुख दार्शनिक माना जाता है। ह्यूम एक ब्रिटिश दार्शनिक थे। इन्होंने अनुभववाद का समर्थन किया तथा राजनीतिक बुद्धिवाद व कल्पनावाद का विरोध किया। एडमंड बर्क
एडमंड बर्क आधुनिक रूढ़िवाद के जनक माने जाते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आधुनिक रूढ़िवाद का जनक कौन माना जाता है, तो एडमंड बर्क माने जाते हैं। कॉमन सभा के सदस्य रहे। बर्क व्यवस्था में स्थायित्व के समर्थक थे। बर्क की प्रसिद्ध पुस्तक है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1790। इस पुस्तक में आमूल परिवर्तनों व अमूर्त उद्देश्यों के कारण फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की गई है। बर्क जो है फ्रेंच क्रांति को महाविनाश कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि फ्रांस की क्रांति को महाविनाश किसने कहा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है एडमंड बर्क ने कहा है। बर्क के महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर दिए गए हैं। बर्क कहते हैं कि व्यक्ति नासमझ है पर जाति समझदार होती है, और जिस समाज में सुधार के साधन नहीं पाए जाते उसमें संरक्षण के साधन भी नहीं पाए जाते हैं। संरक्षण की प्रवृत्ति व सुधार की क्षमता, इन दोनों का संयोग राजनेता का आदर्श होना चाहिए। अब समकालीन अनुदारवादी विचारकों में अगर नजर डालें तो माइकल ओकसाट, हेयक, नॉजिक, इरविंग, क्रिस्टल, ये समकालीन अनुदारवादी कुछ प्रमुख विचारक हैं। अब माइकल ऑक्सफोर्ड के विचारों पर नजर डालते हैं। तो ब्रिटिश विचारक ऑक्सफोर्ड समकालीन अनुदारवाद का प्रमुख उन्नायक है। ऑक्सफोर्ड ने अपनी पुस्तकों ऑन ह्यूमन कंडक्ट और जो 1975 में आई, और दूसरी पुस्तक है रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स में अनुदारवाद का समर्थन किया है। माइकल ऑक्सफोर्ड यूके के अलावा लियो स्ट्रास यूएसए तथा हन्ना आरेंट यूएसए भी समकालीन परंपरावादी रूढ़िवादी विचारक हैं। अब उसके बाद बात करते हैं फ्रेडरिक वान हेक, जो ऑस्ट्रिया के विचारक हैं, उनके विचारों पर। हेक न्यू राइट यानी नव दक्षिणपंथी के अग्रणी समर्थक थे। व्यक्तिवाद व बाजारवाद में विश्वास रखने वाला हेक समतावाद व केंसियन कल्याणकारी अर्थशास्त्र का कटु आलोचक था। फ्रेडरिक वान हेक की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं द रोड टू सर्फडम 1944 में आई। दूसरी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में आती है। तीसरी पुस्तक है ला लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी द मायरेज ऑफ सोशल जस्टिस 1973 में आती है। तो ये हेग की कुछ प्रमुख पुस्तकें थी। अब आगे देखते हैं, रॉबर्ट नॉजिक के विचारों पर नजर डालते हैं। जॉन नॉजिक ने राल्स के न्याय सिद्धांत के विरोध में अधिकार आधारित स्वेच्छा तंत्रवाद का विकास किया। न्यूनतम सरकार, न्यूनतम राज्य व न्यूनतम कराधान के समर्थक नॉजिक ने कल्याणकारी राज्य व पुनर्वितरणात्मक न्याय का विरोध किया था। आप बात करते हैं इरविंग क्रिस्टल, जो यूएसए के विचारक थे। अमेरिकी पत्रकार क्रिस्टल अमेरिकन नव रूढ़िवाद के प्रमुख उन्नायक थे। इन्होंने समाजवाद व कल्याणवाद के अलावा उदारवादी सामाजिक नैतिकता व स्वतंत्रता की आलोचना की तथा बाजारवाद का समर्थन किया। रूढ़वाद की केंद्रीय मान्यताओं पर नजर डालते हैं। तो रूढ़वाद की केंद्रीय मान्यताएं जो हैं वो है परंपराओं का सम्मान होना चाहिए, मानव अपूर्णता में विश्वास करती है रूढ़वाद की मान्यता, पदानुक्रम व प्राधिकार का समर्थन करती है रूढ़वाद की विचारधारा, संपत्ति की संस्था जो है ये अनिवार्य मानती है, और जैविक समाज भी स्वीकार करती है। अब करते हैं रूढ़वाद के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो रूढ़वाद के जो प्रमुख रूप हैं उसमें सबसे पहले है सत्तावादी रूढ़वाद, दूसरा है पैतृक रूढ़वाद, तीसरा है वन नेशन रूढ़वाद, चौथा है उदारवाद रूढ़वाद, और सबसे बाद में आता है नव दक्षिणपंथी रूढ़वाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सत्तावादी रूढ़वाद। इसका विकास महाद्वीपीय यूरोप, जर्मनी, फ्रांस और इटली में हुआ। फ्रांसीसी विचारक जोसेफ डी मैस्ट्रे ने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की तथा एडमंड बर्ग के विपरीत वंशानुगत राजशाही का समर्थन किया, और यही जो है सत्तावादी रूढ़िवाद की प्रमुख विचारधारा है। वहीं अब बात करते हैं पैतृक रूढ़िवादी क्या है। यह रूढ़िवादिता आंग्ल अमेरिकी परंपरा से जुड़ी है तथा एडमंड बर्ग इसके मुख्य प्रणेता है। पैतृकवाद का तात्पर्य है पिता वाले भाव से कार्य करना। पिता अपनी संतान की भलाई के लिए ही अधिकार व शक्ति का प्रयोग करता है, उसी प्रकार राज्य के कानून व उसकी शक्ति नागरिकों को लाभ पहुंचाती है। अब बात करते हैं वन नेशन रूढ़िवाद। यह भी आंग्ल अमेरिकी परंपरा है। इसे मुख्यतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने विकसित किया था। डिज़रायली ने चरम व्यक्तिवाद, बढ़ती आर्थिक असमानता व गरीबी का विरोध किया। उनके अनुसार ब्रिटेन में टू नेशन है, द रिच एंड द पुअर। अतः वन नेशन के विकास के लिए अमीरों को सामाजिक कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन करना चाहिए, क्योंकि समाज जैविकी है। अब बात करते हैं उदार रूढ़िवाद क्या है। इसका सही नाम स्वातंत्र्यवादी रूढ़िवाद है। यह रूढ़िवाद पारंपरिक रूढ़िवाद एडमंड बर्क वाला एवं आर्थिक उदारवाद एडम स्मिथ का मिश्रण है। ये आर्थिक रूप से उदारवादी तथा सामाजिक रूप से रूढ़िवादी है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन व अमेरिका में इसका विकास हुआ। अब बात करते हैं नव दक्षिणपंथी रूढ़िवाद। यह दो परंपराओं का सम्मिलन है, नव उदारवाद व नव रूढ़िवाद। यह कीन्सवादी कल्याणकारी रूढ़िवाद का धुर विरोधी है।
अब बात करते हैं ईसाई लोकतंत्र क्या है। यह भी रूढ़िवाद की एक उदारवादी व प्रगतिशील अवधारणा है। यह लोकतंत्र पश्चिमी व मध्य यूरोप तथा लैटिन अमेरिका में से संबंधित है, जहां ईसाइयत से संबंधित लोकतांत्रिक दलों का विकास हुआ। यह प्रोटेस्टेंट के व्यक्तिवादी पूंजीवादी विचारों के बजाय कैथोलिक मान्यताओं पर ज्यादा आधारित है। आगे देखते हैं दोस्तों, कैथोलिक मान्यता व्यक्ति की बजाय समाज तथा प्रतिस्पर्धा की बजाय संतुलन व जैविक सद्भावना में विश्वास करती है। फ्रांसीसी विचारक जैक्स मेरिटैन ईसाई लोकतंत्र अवधारणा के मुख्य प्रतिपादक हैं। मेरिटैन ने इस संबंध में एकात्मक मानववाद का प्रसिद्ध विचार दिया है। निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रूढ़वादी विचारधारा समकालीन विश्व में उदारवादी विचारधारा के अत्यधिक निकट आ गई है, क्योंकि व्यक्तिवाद और बाजारवाद को भी स्वीकार कर लिया गया है, परंतु सामाजिक व्यवस्था और उत्तरदायित्व पर इनका अत्यधिक बल है। तो साथियों, ये था अनुदारवाद, जिसे रूढ़िवाद के नाम से भी जाने जाता है, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण रिवीजन नोट्स। अब बात कर लेते हैं समाजवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो समाजवाद को सोशलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, और समाजवाद का वर्गीकरण देखते हैं तो समाजवाद को दो रूपों में बांटा गया है। पहला समाजवाद और दूसरा है साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद। तो समाजवाद के जो प्रमुख रूप हैं वो है स्वप्नलोकी समाजवाद, दूसरा है संशोधनवाद या विकासवादी समाजवाद, तीसरा है फेबियनवाद, फिर है श्रम संघवाद, फिर है गिल्ड समाजवाद। और जो वैज्ञानिक समाजवाद है, इसके प्रमुख रूपों में आता है मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद और माओवाद। उसके बाद आता है यूरो साम्यवाद। अब जो है बात कर लेते हैं समाजवाद के प्रकारों के अंतर्गत जो विभिन्न श्रेणियां बनी हैं उन पर। तो स्वप्नलोकी समाजवाद, इसके अंतर्गत समर्थकों में आते हैं चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन वही विचारक है जिसने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। जबकि संशोधनवाद या विकासवादी समाज के समर्थकों में नाम आता है बर्नस्टाइन महोदय का। फेबियनवाद समाजवाद के अंतर्गत प्रमुख समर्थक सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, ग्राहम वलास, एनी विसेंट, बर्नार्ड शा और हेराल्ड लास्की हैं। जबकि श्रम संघवाद के समर्थकों में जॉर्ज सोरेल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अगला है इंपॉर्टेंट है कि गिल्ड समाजवाद जो है, गिल्ड समाजवाद के समर्थकों में GTH कॉल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अब बात करते हैं समाजवाद है क्या। तो समाजवाद व्यक्तिवाद का उल्टा है तथा स्वतंत्रता की बजाय समानता पर बल देता है। संसाधनों के सामुदायिक स्थायित्व पर बल देता है, न कि निजी स्वामित्व पर। राज्य की भूमिका पर बल देता है तथा पूंजीवाद का विरोध करता है। समाजवाद या न्याय, स्वतंत्रता, समानता के तात्विक पक्ष पर बल देता है। समाजवाद जो है समाज में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को समाप्त करके समानता लाना चाहता है। राजनीतिक की बजाय आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है प्रश्न, किस विचारधारा में राजनीतिक समानता के बजाय आर्थिक समानता पर अधिक बल दिया जाता है? तो वो है समाजवाद। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वप्नलोकी समाजवाद, जिसे हम यूटोपियन सोशलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो मार्क्स अपने से पूर्व के समाजवादियों को स्वप्नलोकी समाजवादी कहता है। क्यों कहता है, उसको भी जानेंगे आगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि समाज को बदला जाए, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि इसे कैसे बदला जाए। ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट मार्क्स का है। इसीलिए वेपर कहते हैं कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की, पर गुलाब के पौधों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। और कोई धरती नहीं तैयार की अर्थात समाजवाद की तो कल्पना की, लेकिन समाजवाद को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई धरती तैयार नहीं की, और इसीलिए इसे स्वप्नलोकी समाजवाद कहा जाता है। इसके प्रमुख समर्थकों में आते हैं सेंट साइमन। इसने न्यू क्रिश्चियनिटी पुस्तक लिखी तथा फ्रांस की क्रांति में भाग लिया। दूसरे इसके प्रमुख समर्थक चार्ल्स फूरियर हैं। इसने समानता पर आधारित फ्लैक्स बस्तियों की स्थापना का सुझाव दिया। यह फ्रांस में सेंट साइमन का समकालीन था। तीसरे सबसे प्रमुख समर्थक रॉबर्ट ओवन हैं, जो यूके से हैं। इनकी बुक है सोशल सिस्टम, जो 1821 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रॉबर्ट ओवन ने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। इसे ब्रिटिश समाजवाद का पिता भी कहा जाता है और इसे सहकारिता आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं रॉबर्ट ओवन से और स्वप्नलोकी समाजवाद से। अब बात करते हैं आगे देखते हैं दोस्तों। रॉबर्ट ओवन ने यूएसए के न्यू मेनार्क शहर में समाजवाद पर आधारित न्यू हार्मोनी मतलब नवीन सामंजस्य नामक बस्ती बसाने का असफल प्रयोग किया। अब बात करते हैं संशोधनवादी या विकासवादी समाजवाद के बारे में। जर्मन दार्शनिक एडवर्ड बर्नस्टाइन ने 1850 से 1932 तक जिनका जीवन काल रहा है, मार्क्सवाद की 3 बुनियादी मान्यताओं का विरोध किया। वर्ग संघर्ष अब तीव्र नहीं, क्योंकि पूंजीवाद से कामगार वर्ग की हालात बिगड़ी नहीं, सुधरी है। दूसरा, मध्यम वर्ग का आकार संकुचित नहीं विस्तृत है। और तीसरा, उद्योगों का केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण हुआ है।
इस प्रकार बर्नस्टाइन पूंजीवाद व उदारवाद के निकट पहुंच जाता है, जिसका मार्क्सवादी विरोध करते हैं। तीसरा समाजवाद का जो रूप है फेबियनवाद, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका प्रारंभ 1884 ईस्वी में ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना के साथ हुआ। फेबियन शब्द एक प्राचीन रोमन सेनापति क्विंटस फेबियन से लिया गया है, जिसका युद्ध भूमि में मूल मंत्र था उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा करना तथा वह क्षण आते ही पूरे वेग से आक्रमण करना। इसे ब्रिटेन का प्रजातांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें साध्य है समाजवाद व साधन है प्रजातंत्र। क्रमिक तरीके से धीरे धीरे प्रजातांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करना, न कि मार्क्स वाली क्रांतिकारी नीति से। फेबियनवाद मूलतः बुद्धिजीवियों का आंदोलन था और इन बुद्धिजीवियों का मूल मंत्र था अंत प्रवेश, यानी प्रचार प्रसार व भाषणों द्वारा मध्यम वर्ग के मन में समाजवाद बैठाना। फेबियनवादियों ने पूंजी की जगह भूमि को सारे विवाद की जड़ माना, इसलिए कहा जाता है फेबियनवादियों का मूल प्रेरणा स्रोत मार्क्स नहीं बल्कि जेएस मिल है। इस प्रकार फेबियनवाद मार्क्सवाद, आमूल परिवर्तनवाद तथा अनियंत्रित पूंजीवाद का विरोधी है। एंजल ने गला सड़ा समाजवाद कहकर इसकी आलोचना की है। किसकी? फेबियनवाद की। फेबियनवाद ब्रिटेन की लेबर पार्टी का दार्शनिक आधार है। मुखिया सिडनी बेब, ब्रिटिश बेब, जॉर्ज बर्नार्ड शा और ग्राहम ओलास, जीडीएच कोल, हेराल्ड लास्की आदि जो हैं इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। अब बात करते हैं श्रम संघवाद के बारे में, जिसके प्रतिपादकों में जॉर्ज सॉरेल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यह फ्रांसीसी समाजवाद है जो फेबियनवाद का समकालीन है। इसके अंतर्गत बात करते हैं कि श्रमिक संघवादी श्रमिकों संघों व मजदूरों के संघों को समाजवाद की स्थापना व संचालन का आधार मानते हैं। यह आम हड़ताल व फैक्ट्रियों में हिंसक तोड़फोड़ के द्वारा सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति करना चाहते हैं, मार्क्स की तरह राजनीतिक क्षेत्र में नहीं। ये राजनीतिक क्षेत्र में राजकतावाद, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर संघों का स्वामित्व स्वीकार करते हैं, निजी स्वामित्व नहीं। ये औद्योगिक क्षेत्र में सीधी कार्रवाई, हिंसा, तोड़फोड़ व क्रांति का समर्थन करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों श्रेणी समाजवाद, जिसके प्रवर्तकों में जीडीएच कोल का नाम लिया जाता है। इसका विकास 1915 से 1925 के बीच ब्रिटेन में हुआ। श्रेणी समाजवाद, जिसे गिल्ड सोशलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ये व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। और गिल्ड अर्थात श्रेणी औद्योगिकरण से पूर्व शिल्पियों व कामगारों की ऐसी स्वैच्छिक संस्थाएं जो जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में अपने अपने सदस्यों के हितों की देखरेख करती थी। उदाहरण सुनारों की गिल्ड, कुम्हारों की गिल्ड और सुथारों की गिल्ड। इस प्रकार श्रेणी समाजवाद उद्योगों पर गिल्ड का नियंत्रण चाहते हैं, निजी स्वामित्व नहीं। अब बात करते हैं जर्मन समाजवाद, फर्डिनेंड लासाल के समर्थन में। पूंजीवाद के विध्वंस के लिए हिंसात्मक क्रांति की आवश्यकता नहीं, बल्कि मजदूरों को लोकतांत्रिक तरीके से विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करना चाहिए। जब सरकार बन जाए तब मजदूर हित तथा पूंजीपति विरोधी कानूनों का निर्माण व क्रियान्वयन किया जाए। कुल मिलाकर यह प्रजातांत्रिक समाजवाद जैसा है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक समाजवाद के प्रमुख रूपों पर। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं मार्क्सवाद आता है, फिर लेनिनवाद, उसके बाद स्टालिनवाद, उसके बाद माओवाद और उसके बाद आता है यूरो साम्यवाद यानी वर्लिगर और केरिल्लो। अब बात करते हैं मार्क्सवाद। मार्क्स व एंजल्स जिसके प्रतिपादकों में जाने जाते हैं। क्रांति के द्वारा पूंजीवाद का नाश, सर्वहारा का अधिनायक तो व साम्यवाद की स्थापना, राज्य पूंजीवादी वर्ग के सर्वसामान्य मामलों के प्रबंध की समिति है, राज्य शोषण का यंत्र है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये मार्क्सवाद से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और आप सभी लोग जानते हैं रिवीजन नोट्स है, तो यहाँ पर विस्तार पूर्वक आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा। अगर आप सभी विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए या चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। वह पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर बेहतर हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ से वीडियो बना करके आप सभी के लिए अपलोड की गई है। अब बात करते हैं लेनिनवाद, जिसके प्रतिपादकों में लेनिन का नाम आता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है व्हाट इज टू बी डन 1902 और द स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917। यह पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती है। रूसी क्रांति 1917, रोटी भूमि शांति का नारा था इसका। लोकतांत्रिक केंद्रवाद यानी दल में वाद विवाद व परिचर्चा की स्वतंत्रता पर अनुशासन कठोर था। साम्राज्यवाद का सिद्धांत क्या था? तो इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था साम्राज्यवाद है। अर्थात क्रांति पहले औद्योगिक व पूंजीवादी देशों में नहीं बल्कि उपनिवेशों में होगी। व्यवसायिक क्रांतिकारियों का हरावल दस्ता, मजदूरों का नेतृत्व,
व्यवसायिक बुद्धिजीवी करेंगे, यही मजदूरों में सामाजिक आर्थिक चेतना लाकर क्रांति का नेतृत्व करेंगे। मजदूरों में चेतना स्वतः नहीं आती है। विचारधारा का महत्व क्या है? तो जहां मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा है, उसकी आवश्यकता पूंजीपतियों को है, वहीं लेनिन ने मजदूर वर्ग को भी विचारधारा की आवश्यकता बताई है, जिसे साम्यवादी विचारधारा कहा गया है। इस विचारधारा में कृषकों का क्या महत्व है? तो मार्क्स जहां मजदूर वर्ग की क्रांति पर जोर देता है, वहीं लेनिन कृषक प्लस मजदूर दोनों की क्रांति को क्रांति में सहायक मानता है। स्टालिनवाद पर देखते हैं। एक देश में समाजवाद, स्टालिन जो है 1954, जहां मार्क्स दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद स्थापित करना चाहता है, वहीं स्टालिन एक देश में समाजवाद का समर्थक था। वह पहले सोवियत संघ में समाजवाद को मजबूत करना चाहता है, वह साम्यवाद का निर्यात के पक्ष में नहीं था। अब बात करते हैं माओवाद, जिसके प्रतिपादक माओ को माना जाता है। इनके प्रसिद्ध पुस्तक जो है आन कंट्राडिक्शन यानी विरोध या द्वंद्व है। 1949 में चीनी क्रांति में इनका प्रमुख स्थान माना जाता है और इनका प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है। ये माओ का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। नव लोकतंत्र का सिद्धांत इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन न्यू डेमोक्रेसी में लिखा है और इन्होंने कहा सैकड़ों फूल एक साथ खिलने दो, ये भी इनका प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। क्रांति व शासन संचालन में मजदूरों के अलावा किसानों व छोटे बुर्जुआ का सहयोग होना चाहिए। निरंतर क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन भी माओ के द्वारा किया गया है, यानी किसी न किसी क्षेत्र में द्वंद्व बने रहते हैं, अतः निरंतर क्रांति की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं यूरो साम्यवाद की। इसके समर्थक इटली के बर्लिगर व स्पेन के कैरिल्लो हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या है? नागरिक स्वतंत्रताओं का सम्मान, संसदीय प्रजातंत्र का समर्थन, क्रांति व अधिनायकत्व की बजाय शांतिपूर्ण उपाय जो हैं यूरो साम्यवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं समाजवाद की आलोचना। तो समाजवाद की आलोचना करते हुए कार्ल पापर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में लिखा है, प्लेटो, हिगल व मार्क्स को खुले समाज का दुश्मन कहा है। पापर के अनुसार मार्क्सवाद लोकतंत्र व स्वतंत्रता दोनों का दुश्मन है। वहीं उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत भी आगे निकलकर सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि आमूल क्रांतिकारी परिवर्तनों की बजाय खंडशः परिवर्तन का समर्थक कार्ल पापर है। यूएसएसआर में सर्वहारा की तानाशाही दरअसल सर्वहारा पर तानाशाही थी, ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट बाकुनिन महोदय का है। सार्टोरी ने मार्क्सवाद को फैंटम विकल्प कहा है। और वहीं अब निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाजवाद एक ऐसा टोप है जो सिर के अनुसार अपना आकार बदल लेता है। यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट सीएम जोड का है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। और आगे कहा गया है कि समाजवाद उस गिरगिट की तरह है जो वातावरण के अनुसार रंग बदलता है। ये दोनों स्टेटमेंट इतने इंपॉर्टेंट हैं साथियों कि हम कह नहीं सकते हैं कि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको आप सभी को ध्यान रखना है। ये रैमजे मेयोर ने कहा है और रैमजे मेयोर कौन था? आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अब बात करते हैं एच एस क्रासमैन, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सोशलिज्म एंड न्यू डिस्पोटिज्म 1958 में आई, अर्थात समाजवाद व नवीन निरंकुशता। तो ये थे समाजवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। अब बात कर लेते हैं अराजकतावाद के बारे में, जिसे एनार्चिज्म के नाम से भी हम सभी लोग जानते हैं। अराजकतावाद है क्या? सारे दोषों का कारण राज्य या आवश्यक दोष है, अतः राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। तो अराजकतावाद सबसे पहले राज्य को समाप्त करने का पक्षधर है और प्रबुद्ध अराजकतावादी विलियम गाडविन को कहा जाता है। अब बात करते हैं अराजकतावाद के प्रकारों पर। तो अराजकतावाद के दो प्रमुख रूप देखने को मिलते हैं, एक है क्रांतिकारी अराजकतावादी और दूसरा है शांतिप्रिय या दार्शनिक या प्रशांत अराजकतावादी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रांतिकारी अराजकतावादी के बारे में। तो क्रांतिकारी तरीकों से राज्य को मिटाना है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके प्रमुख समर्थकों में प्रोधो, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी है और इन्होंने ही कहा है कि संपत्ति चोरी है तथा संपत्तिवान चोर है। और अन्य इसके समर्थक हैं बाकुनिन, क्रोपोक्टिन, ये इसके प्रमुख समर्थक हैं। जबकि इधर देखते हैं शांतिप्रिय दार्शनिक या प्रशांत अराजकतावादी, तो ये क्या चाहते हैं? शांतिपूर्ण धार्मिक तरीकों से राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। दोनों चाहते हैं कि राज्य समाप्त हो, लेकिन तरीकों में अंतर है। इसके प्रमुख समर्थकों में रस्किन, थोरो, टालिस्टाय, गांधी जी। गांधी जी का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है राज्य आत्मा रहित मशीन है और इन्होंने आगे भी कहा है, मैं राज्य की शक्ति में किसी भी प्रकार की वृद्धि को भय की दृष्टि से देखता हूं। तो ये गांधी जी का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है और यहां से परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप सभी को ये स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं। बात करते हैं आगे दोस्तों फांसीवाद के बाद अब हम अराजकतावाद के बाद अब हम बात करेंगे फांसीवाद पर। तो फांसीवाद जो है फासिज्म शब्द
का हिंदी रूपांतरण है और फासिज्म शब्द जो है इटालियन भाषा के शब्द फेसियो से बना है, जिसका तात्पर्य होता है लकड़ी का गट्ठर, जो एकता, अखंडता व शक्ति का प्रतीक है। मुसोलिनी ने यह शब्द गढ़ा, फिर 1922 में यह उसके शासन का पर्याय बन गया। फांसीवाद का आंग्ल पर्याय फासिज्म इटालियन भाषा के फैसिसियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ लकड़ी से बंधा गट्ठर व कुल्हाड़ी होता है। प्राचीन रोम का राजचिन्ह फैसियो ही था, जो राष्ट्रीय एकता व शक्ति का द्योतक था। मानो कार्ली के शब्दों में फांसीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ है और युद्ध से ही इसका विकास संभव है। फांसीवाद के मूल प्रणेता मुसोलिनी और इटली के तानाशाह को माना जाता है और मुसोलिनी के शब्दों में फांसीवाद वास्तविकता पर आधारित है। इस निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा कार्य करना है, केवल बातें करना नहीं। मुसोलिनी ने पूंजीवाद के विरोध हेतु फ्रांसिस्को डी कोम्बे, डायमेंटो तथा सैन्य अनुशासन हेतु स्वयं सेवक संघ जैसी संस्थाओं का गठन किया। फांसीवाद के प्रमुख स्रोत सामाजिक डार्विनवाद, अबौद्धिकतावाद, अपरंपरावाद और आदर्शवाद है। मुसोलिनी के शब्दों में राज्य विश्व की कोई भी मानवीय अथवा आध्यात्मिक वस्तु राज्य से बाहर नहीं है, जो भी है उसका कोई मूल्य नहीं, सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। फांसीवाद का नारा था एक राष्ट्र, एक दल और एक नेता। मुसोलिनी के शब्दों में पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है, और यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। फांसीवाद को कुछ परिवर्तनों के साथ हिटलर द्वारा अपनाया गया और जिसे नात्सीवाद या हिटलर का फांसीवाद या नाजीवाद कहा गया है। अब फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। तो इसके प्रमुख सिद्धांत हैं महामानव पूजा व विशिष्ट वर्ग में विश्वास, दूसरा है पूंजीवाद व समाजवाद का विरोधी, तीसरा है प्रजातंत्र विरोधी व कुलीन तंत्र में विश्वास, चौथा है उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास, पांचवा है शांति व अंतर्राष्ट्रीयता का विरोधी। कौन? फांसीवाद। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी विरोधी है फांसीवाद। अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण और साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। अब बात करते हैं तानाशाही, जिसे डिक्टेटरशिप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो तानाशाही के कई रूप हैं। पहला फांसीवाद, दूसरा नाजीवाद, तीसरा स्पेन का और चौथा पुर्तगाल का तानाशाही। तो फांसीवाद का समर्थक मुसोलिनी इटली और नाजीवाद का समर्थक हिटलर जर्मनी का शासक, स्पेन में फ्रैंको और पुर्तगाल में सालाजार। तानाशाही के दार्शनिक पिता हेगल व रूसो को कहा जाता है और इसके उदय के जो प्रमुख कारण हैं वो है, पहला है वर्साई की संधि, दूसरा है आर्थिक संकट, तीसरा है राष्ट्र की असफलता, चौथा है प्रजातंत्र की विफलता और पांचवा है संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास। फांसीवाद के दर्शन व स्रोतों के संबंध में दो परस्पर विरोधी धारणाएं हैं। प्रथम है मैकाइवर व मेयर का मानना है कि तानाशाही का अपना एक निश्चित दर्शन है। इस दर्शन में हीगल व ट्राइट्स्के द्वारा समर्थित राज्य की सर्वोपरिता तथा सख्त राजनीति का सिद्धांत और नीतिशे का अधिमानों का आदर्श व कांट द्वारा प्रतिपादित नीतिशास्त्र जर्मन नाजीवाद के कुछ मूल स्रोत हैं। द्वितीय है फ्रांज न्यूमैन व हेराल्ड लास्की का मानना है कि फांसीवाद का कोई दर्शन नहीं है। न्यूमैन ने फांसीवाद की तुलना एक विशालकाय पशु से की है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फांसीवाद की तुलना एक विशालकाय पशु से किसने की है? तो न्यूमैन ने की है। जो भाई नया मैन होगा वही तो पुरानी बात को इस तरीके से कहेगा। भारतीय विचारक एम.एन. राय भी मानते हैं कि फांसीवाद निश्चय ही एक दर्शन है, पर साथ ही वे लास्की की तरह मानते हैं कि फांसीवाद समाजवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रांति है जो पूंजीवाद द्वारा समर्थित है। इसके प्रमुख विशेषताओं पर अगर नजर डालें तो इसमें शक्ति के केंद्रीकरण का प्रमुख स्थान होता है, भौतिक बल पर विशेष ध्यान दिया जाता है और कर्तव्य जरूरी, अधिकार जरूरी नहीं है। तानाशाही के लक्षण, तो सर्वाधिकारवादी राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो निरंकुश राजसत्ता, जीवन के सभी पक्षों पर राज्य का नियंत्रण, और मुसोलिनी कहते हैं कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। तो ये सर्वाधिकारवादी राज्य की प्रमुख धारणा है। वहीं एक व्यक्ति एक दल के शासन को लेकर के जो बात की गई है इसमें वो ये है कि व्यक्ति पूजा, करिश्माई नेतृत्व, दैवी शक्ति आरोपण, इल्ड्यूस मुसोलिनी और फ्यूहर हिटलर हैं। फांसीवाद विचार जो है वो ये मानता है कि नेता ही राष्ट्र व जाति का रक्षक है, नेता कोई गलती नहीं करता है। फांसीवादियों के नारे हैं विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, संघर्ष करो, मुसोलिनी सदा ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है, शक्ति, युद्ध, विस्तार व साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। और हिटलर का लेवेन स्फीयर। मैकियावेली के कथन है कि स्वास्थ्य राज्य की पहचान है, युद्ध व विस्तार। इसी अनुसरण में मुसोलिनी ने कहा इटली का या तो विस्तार होना चाहिए या अंत। पुरुषों के जीवन के युद्ध का वही महत्व जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है, ये मुसोलिनी का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। और मुसोलिनी आगे कहते हैं मैं शेर की तरह इतिहास के पृष्ठों पर अपने पंजों की छाप छोड़ना चाहता हूँ। चौथा जो इसकी विशेषता है वह है उदारवाद, समाजवाद व लोकतंत्र का विरोध।
इसके बारे में जो बिंदु स्पष्ट किए गए वो है संसदीय प्रजातंत्र मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट व मंदगामी है तथा संसदें बातों की दुकानें हैं। लोकतंत्र सड़ी हुई लाश है, मुसोलिनी ने ये बिल्कुल कड़े शब्दों में कहा है। अगला पॉइंट जो है अंतर्राष्ट्रवाद व शांति की जगह अंध व उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। ये जो विचारधारा है कौन सी अराजकता फांसीवाद, वो अंतर्राष्ट्रीयवाद व शांति की जगह अंध व उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करती है। मानवीय विवेक व बुद्धिवाद का भी विरोधी इस विचारधारा को माना जाता है और कहा गया कि खुले मस्तिष्क व स्वतंत्र विचारों की बजाय रूढ़िवादी व दक्षिणपंथी विचारों का स्वागत है। मानवीय समानता की अस्वीकृत। हिटलर के अनुसार भूरी आंखों वाले जर्मन आर्य ही श्रेष्ठ जाति है जो राज करने के लिए बनी है, यानी नस्लीय श्रेष्ठता में विश्वास किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की जगह उत्तरदायित्व, अनुशासन व पदाक्रम का सूत्र भी इसकी प्रमुख विशेषता है। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद समर्थक विचारधारा है। या लास्की ने फांसीवाद की आलोचना करते हुए कहा कि फांसीवाद लड़खड़ाती पूंजीवादी व्यवस्था को बचाने का अंतिम प्रयास है, सैद्धांतिक व वैचारिक आधार नहीं, ये प्रायोगिक व व्यवहारिक है। मेरा कार्य काम करना है, बातें करना नहीं, मुसोलिनी ने इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है। और अगला जो पॉइंट है वह संभ्रांतों या अभिजनों का शासन। फांसीवादी अर्थव्यवस्था निगमित राज्य यानी कारपोरेट स्टेट में विश्वास करती है। सरकार का निर्माण विभिन्न कारपोरेट समूहों से मिलकर है। हिटलर की नाजी पार्टी का नाम नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी था, ये पूछा जा सकता है। अब निष्कर्ष ये निकलता है इस आधार पर कि राज्य जो है ये एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक अच्छाई है और राज्य अनावश्यक बुराई है। तो इसके जो समर्थकों में हम बात करें, राज्य आवश्यक बुराई के जो समर्थक हैं वह है नकारात्मक उदारवादी, स्वेच्छातंत्रवादी, उपयोगितावादी। और जो राज्य आवश्यक अच्छाई को मानने वाले आधुनिक उदारवादी, कल्याणकारी, समतावादी और समाजवादी विचारक ऐसा मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। और वहीं राज्य अनावश्यक बुराई को कौन कौन मानता है? अराजकतावादी और साम्यवादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने राजनीति विज्ञान की राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण रिवीजन नोट्स को डिस्कस किया है और जिसमें आज हम लोगों ने पढ़ा अनुदारवाद, समाजवाद, अराजकतावाद और फांसीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आएंगे राजनीतिक विचारधाराओं में नारीवाद, बहुसंस्कृतवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, पारिस्थितिकीवाद और राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी के संघर्ष की जीत हो और आप सभी का एग्जाम बेहतर जाए जो आने वाला है।